देखिए आपका सीआरपीसी शुरू किया गया था कल। और कल जो पढ़ाया गया था आपका 2-3 मिनट में दोहराया जाए और तब उसके आगे बढ़ा जाए। पहली बात हम ये बताए थे कि भाई आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फौजदारी प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता या इसको हम कहते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। और इसमें आपका ये बताया गया था कि सीआरपीसी क्या है। तो हमने शब्दशः तोड़ा था कि वह कानून जो सजा देने की ढंग या प्रक्रिया का उल्लेख करता है, यानी कि किसी अभियुक्त को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके कैसे कोर्ट में पेश करके उसके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा और वह निर्णय या फैसला कैसे लागू कराया जाएगा, लागू माने एग्जीक्यूट कैसे होगा, कैसे निष्पादित होगा, यही बात सीआरपीसी में बताई गई है। तो कल भी बताया गया था कि अगर आपका कोई इंटरव्यू में पूछे कि सीआरपीसी क्या है, तो भाई शाब्दिक अर्थ न बताइए, आप ये बताइए वह संहिता जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को कैसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा, न्यायालय से निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को कैसे लागू कराया जाएगा। ये प्रोसीजर जिस कानून में बताया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी। यानी कि अब आपका ये कोड पर हमने बताया था कि दंड प्रक्रिया संहिता लिखा गया है। तो संहिता क्यों लिखा गया है और कुछ कानूनों में एक्ट क्यों है, इसको हमने बताया। फिर एक लाइन हम बता रहे हैं, किसी कानून के आगे अगर कोड या संहिता लिखा है, इसका मतलब कि वह कानून एग्जॉस्टिव है, यानी कि वह अपने आप में पूर्ण है, यानी कि जिस विषय से रिलेटेड वो हैं लगभग सभी प्रावधानों को उस कानून में समाहित किया गया है। और अगर किसी कानून के आगे एक्ट या अधिनियम रहे, यानी कि वह नॉट एग्जॉस्टिव है, यानी कि वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, उस कानून के माने वह उस विषय से संबंधित सभी प्रावधान उसमें नहीं दिए गए हैं। अन्य कानून भी होंगे जिसमें कुछ प्रावधान दिए होंगे। और इसका हमने उदाहरण बताया था संविदा अधिनियम। तो संविदा के तत्व और किन किन कानूनों में पाए जाते हैं, ये बिहार जे ने भी क्वेश्चन बनाया था। तो भागीदारी हुआ, माल विक्रय, न्यास हुआ, एसआरए हुआ, टीपीए हुआ, ये संविदा के ही क्या है, पार्ट है, भाग हैं। आपका माने कहीं ना कहीं सेक्शन में लिखा रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ही क्या है। जैसे कि टीपीए की धारा 4 में लिखा है कि जो टीपीए होगा वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होगा और रजिस्ट्रेशन एक्ट का आपका सप्लीमेंट्री या पूरक होगा। ये टीपीए के सेक्शन 4 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसके बाद हमने आपका एक इतिहास बताया था और वह इतिहास मैंने शॉर्टकट में कल समझाया गया था। यानी कि नई सीआरपीसी 1973 का निर्माण कैसे हुआ, अब इसे हमें चलना है। और इसके लिए आपका फिर से हम आपका शुरुआती दौर से बताते हैं। कल शॉर्टकट में बताया गया था काफ़ी। जब भी कोई कानून पढ़िए तो सबसे पहले उसका हिस्ट्री जरूर पढ़िए कि आखिर ये कानून कब कैसे बनाया गया। दूसरा आपका इस कानून को बनाने का एम क्या था, उद्देश्य क्या था। तीसरा ये समझना है कि अगर उस विषय पर कोई पुराना कानून पहले से था तो नए कानून में क्या क्या बदलाव लाया गया। अब ये क्वेश्चन मेंस में भी उठ रहा है, पहले ये नहीं हम भी पढ़ाते थे।
लेकिन जैसे जैसे आयोग मॉडल चेंज कर रहा है तो भाई आपका मैंने पढ़ाने की स्टाइल भी चेंज की जा रही है। तो आज प्रयास करते हैं कि पुरानी सीआरपीसी और नई में कम से कम 15-20 अंतर बताया जाए। और प्रयास ये करिए कि दिमाग में बैठाए रहिए। मेंस में भी आजकल आ रहा है, झारखंड में ये क्वेश्चन आया भी था, बिहार में भी पूछ सकता है, एपीओ में, आपका यूपी में भी मेंस में आ सकता है, क्योंकि अब ऐसा नया नया क्वेश्चन आने लगा है। तो आइए देखा जाए आपका नई सीआरपीसी का निर्माण कैसे हुआ। तो एक हमने क्रम बताया था कि भारत में सबसे पहले जो आपका सीआरपीसी बनती हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, वह आपका 1882 में बना पहली बार। तत्पश्चात आपका इसको रिपील या समाप्त किया गया और दूसरी बार अंग्रेजों ने सीआरपीसी बनाई 1898, यानी कि 1898 में। ये सीआरपीसी काफ़ी मने बड़ी थी व्यापक प्रावधान करती थी। इसमें टोटल आपका 46 चैप्टर थे। कितने अध्याय थे? 46। और कितनी धाराएं हमने बताई थी? 565। और शेड्यूल या अनुसूचियां कितनी थी? 5। चलता रहा, भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बना लिया। और संविधान बना लिया, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीआरपीसी भारत में चलती रही, लागू रही। तो मैं अनुच्छेद बताया था कल, आखिर लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो अनुच्छेद कौन सा हमने बताया था? 372। यानी कि जब तक कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून निरसित या समाप्त न कर दिया जाए, तब तक वह भारत में लागू रहेगा। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 372। यानी कि कौन सा अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के पहले के कानूनों को एडाप्ट करता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और लीगल भाषा में अनुकूलन करता है। एडाप्ट करना कहा जाता है इंग्लिश में। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 372। चलता रहा। तत्पश्चात अब यहीं आपका लॉ कमीशन आएगा। भारतीय विधि आयोग ने 1957 में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और वह जो रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, 14वीं। और केंद्रीय सरकार से ये मांग की गई कि भाई भारत में एक नई सीआरपीसी बनानी चाहिए, क्योंकि पुरानी सीआरपीसी में तमाम त्रुटियां हैं। तो केंद्र सरकार ने आपका पुनः लॉ कमीशन को, यानी कि भारतीय विधि आयोग को, यह कार्य सौंपा कि आप ही एक खाका या मसौदा या एक ड्राफ्ट या एक मॉडल बना दीजिए सीआरपीसी का, नई सीआरपीसी का, और सरकार को भेजिए। तो विधि आयोग ने आपका मॉडल बनाया और विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। और 41वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करके एक मॉडल या ड्राफ्ट कहिए या खाका कहिए, केंद्र सरकार को भेज दिया। अब कानून बनाना केंद्र सरकार के हाथ में था, यानी कि संसद के पास है। विधि का निर्माण करना, यानी कि विधि का निर्माण विधायिका करती हैं। तो अब यहाँ आपको सीआरपीसी का निर्माण कैसे हुआ ये जानना है। देखिए, 10 दिसंबर 1970। अब आगे बढ़ेगा भाई। देखिए, पहले तो ये हम बता दें कि कोई अधिनियम या कोड कैसे वर्तमान में बनता है, तब सही रहेगा। इसके लिए आपका आर्टिकल संघ स्तर पर हम बता रहे हैं, राज्य पर नहीं।
अनुच्छेद 107 पढ़ेंगे। इसके बाद आपका अनुच्छेद 108 पढ़ेंगे संविधान का, और फिर आर्टिकल 111। देखिए तीनों हम बता रहे हैं, और तब नई सीआरपीसी का आपका निर्माण कराया जाए। देखिए आपका फिर एक बार हम बता रहे हैं, कोई भी कानून वर्तमान समय में आपका कैसे बनता है, तो अनुच्छेद 107 बताता है कि एक विधेयक पूरा स्थापित किया जाएगा, यानी कि प्रस्तुत किया जाएगा। वह विधेयक लोकसभा द्वारा पास हो जाएगा, तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा द्वारा पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास। तो मान लीजिए, एक कल्पना करिए कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा पास नहीं कर रही है, या लोकसभा के विपरीत मत रख रही है, तो एक उपाय हमारे संविधान में है कि अगर किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, तो आपका ऐसी दशा में अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती हैं लोकसभा और राज्यसभा की, और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी कि बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, अपने विवेक से नहीं बुलाता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाता है। जब बैठक बुला ली गई, तो आपका देखिए टीजीटी और नेट में कैसा क्वेश्चन बना था कि अगर ज्वाइंट सीटिंग बुला ली गई और अभी हुई नहीं, डेट फिक्स है, उसी बीच लोकसभा विघटित हो जाती है, तो क्या संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी? भले लोकसभा का बीच में ही क्या हो जाए, विघटन, जो पुराने लोकसभा के मेंबर थे वह अपना आएंगे और आपका वोटिंग करेंगे, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। अब ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्यों? क्योंकि लोकसभा के रहेंगे 550 और राज्यसभा के 250, तो किसके ज़्यादा हो गए, एक साथ वोटिंग होगी, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, लोकसभा का। और याद रखें किसका पलड़ा भारी रहेगा, तो चाहे 107 के तहत अलग अलग विधेयक पास हो या संयुक्त बैठक में पास हो, जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है, चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक में, तब उसे एसेंट या अनुमत के लिए या एसेंट के लिए अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जिस तारीख को भारत का राष्ट्रपति अपना साइन उस विधेयक पर कर दे, मुद्रा लगा दे, डेट डाल दे, तो वहीं आपका जो डेट है कानून के, बैठिए, वहीं जो डेट है कानून के निर्माण की डेट होती है, या आपका बनने की तारीख, या उसी डेट को कहते हैं कोडिफिकेशन की डेट या एक्ट की डेट। अर्थात अगर कोई पूछे कि अधिनियमित कब हुआ, या अधिनियम कब बना, या संहिता कब बनी, तो सतर्क रहना है, जिस तारीख को राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर, तो किस तारीख को किया। अब वही तारीख फिर एक बार बता दिया जाए, अभी आगे बढ़ेंगे हम तब बताएंगे भाई, क्योंकि एक इतिहास से भी हमें चलना है। जब आपका विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट भेज दी, और आपका एक खाका भेज दिया, किसको भेज दिया, केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार के ऊपर था कि वह आने की संसद में पेश करवाए विधेयक, तो संसद में पेश किया गया, और आपका कह सकते हैं कि संसद में पेश इसे किया गया, डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1907, यानी कि 10 दिसंबर 1970 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री
राम निवास मिर्घा, याद रखिए। 10 दिसंबर 1970 को तत्कालीन गृह मंत्री, आपका राज्य गृह मंत्री राम निवास मिर्घा ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। यानी कि ये विधेयक आपका राज्यसभा में पेश किया गया किस तारीख को? 10 दिसंबर 1970। अभी राज्यसभा में पेंडिंग था, तब तक इसी बीच लोकसभा का विघटन हो गया। अब नया चुनाव होने वाला था, यानी कि राज्यसभा में जब लंबित था तभी आपका कह सकते हैं कि भंग हो गई लोकसभा, तो रुक गया। फिर नई लोकसभा बनी, तो जब नई लोकसभा बनी तो आपका एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने ये सोचा कि इस विधेयक पर काफ़ी डिस्प्यूट है, तो एक प्रवर समिति यानी कि दोनों के सदस्यों को मिलाकर एक प्रवर समिति बनती है। भाई कई समितियां, आपका लोकसभा राज्यसभा की कई समितियां बनती हैं, तो प्रवर समिति बनाई, प्रवर समिति को सौंपा गया। और प्रवर समिति के अध्यक्ष जो थे आपका राज्यसभा सांसद यानी कि जो प्रवर समिति को सौंपा गया, और प्रवर समिति ने इस पर विचार किया। विचार करके पुनः विधेयक को आपका मैंने संसद को लौटाया, और तब लोकसभा और राज्यसभा ने इसे पास किया। जब पास कर दिया तो ये करते करते, पास करते करते कौन शासन आ गया? आपका कह सकते हैं कि 1973। तो तुरंत आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन, अतः इसका जो नाम रखा गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो क्यों 73 रखा गया? क्योंकि 1973 ईस्वी में आपका संसद ने इसे क्या किया था? पास किया। पेश आपका कब हो गया था? 70 में, लेकिन पास कब हो पाया? 73। अभी हमने बताया कि जब दोनों सदनों द्वारा पास हो गया तो किसके पास भेजा जाएगा? एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के तहत एसेंट देता है? 111 के तहत, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत। और अभी हमने बताया कि जिस तारीख को एसेंट दे देगा वही तारीख उस कानून के निर्माण की तिथि होगी। तो तत् भारत के राष्ट्रपति ने 25 जनवरी 1974 को इस कानून पर अपनी एसेंट दे दी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सीआरपीसी का निर्माण कब हुआ? तो किस तारीख को मारेंगे? 25। सीआरपीसी अधिनियमित कब हुई? तो डेट वाइज हम बता रहे हैं, 25 जनवरी 1974। बेयर एक्ट में आपका लिखा रहेगा, कल भी मैं बताया कि ऊपर लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और नीचे लिखा है 1974 का एक्ट नंबर 2। तो हम बताएंगे, अभी बेयर एक्ट शुरू करेंगे। तो क्यों ये अंतर आया? अंतर आप ये बताएंगे कि संसद ने 1973 में पास किया, और 74 इसलिए हैं कि 25 जनवरी 1974 को किसने साइन किया? राष्ट्रपति ने। तो निर्माण की तिथि पूछे, संहिता कब बनी, कोड कब बना, अधिनियम कब बना, अधिनियमन की तारीख पूछे तो क्या मारना है? 25 जनवरी आपका 1974। जब कानून बन जाता है तो उसके बाद मैं कल बताया था इन्फोर्स या लागू किया जाता है। और कानून को लागू करना संसद का काम नहीं है, याद रखिए। संसद या पार्लियामेंट केवल और केवल कानून का निर्माण करती हैं। उस कानून को लागू किया जाए न किया जाए इसका अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। इसका अधिकार एग्जीक्यूटिव को है, सरकार को है। यानी कि मोदी जी और उनके सिपरसालार चाहेंगे तो कानून लागू होगा,
संसद के बना देने से लागू नहीं हो जाएगा। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जहाँ के कई साल हो गए लेकिन आज तक वह लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 22 के क्लाज 4 में आपका अनुच्छेद 22 में संशोधन हो चुका है, और जो प्रिवेंटिव लॉ या निवारक विधि के तहत जो प्रावधान है उसमें 1978 ईस्वी में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि प्रिवेंटिव लॉ के तहत बिना एडवाइजरी बोर्ड के किसी व्यक्ति को 2 मास तक निरुद्ध या बंदी बनाकर रखा जा सकता है। 1978 में ये संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, लेकिन आज तक ये इन्फोर्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्फोर्स करना सरकार का काम है और सरकार ने आज तक इसे लागू नहीं किया। तो आज भी कितने माह तक रखा जा सकता है बिना किसी सुनवाई के? 3 माह। और जो जम्मू कश्मीर राज्य में है वह पब्लिक सेफ्टी बिल है, बिना किसी सुनवाई के 2 साल। यानी कि आपका माने 2 साल, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा के आधार पर अरेस्ट किया जाता है तो बिना कारण बताए उसको जेल में रखा जा सकता है। वहाँ का लोकल कानून था, और वह रखा जा सकता है 2 साल। और इसी में आपको समझना भी है, कहावत भी कही जाती है कि अपने हित के लिए नियम बनाया गया और वही नियम उस पर भारी पड़ा। यानी कि आपका, यानी कि जिसकी गगरी थी उसी के सिर पर क्या हुई? फूट गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो व्यक्ति घड़ा खरीदा कि हम दूसरे के सिर पर फोड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि घड़ा उसी के सिर पर फूट गया। तो आपका इसका 2-3 मैं एक्स्ट्रा उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है। आपका ये 2 माह 3 माह पर और 2 साल। इसका अच्छा उदाहरण लालू जी हैं, जहाँ की जिस जेल का उद्घाटन किए सोचे थे कि कैदी जाएंगे और उनके सिर पर ही गगरी फूट गई और उसी जेल में चले गए। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपका जम्मू कश्मीर का है। आपका जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कानून बनाया, पब्लिक सेफ्टी बिल, और अपने विरोधियों का दमन करने के लिए बनाया कि हम विरोधियों का दमन करेंगे और 2 साल तक कहाँ रखेंगे बिना सुनवाई के? जेल। और जैसे ही अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ, केंद्र सरकार उसी कानून का सहारा लेकर जो कानून बनाए थे उन्हीं को कहाँ भेज दी? जेल। आधार ही नहीं बता रही थी केंद्रीय सरकार, आधार नहीं बता रही थी, न सूचना के अधिकार के तहत न कोई। तो वहाँ उनके जो पुत्र पुत्री थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहे कि सर आधार तो बताइए। सरकार तो मौन हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि किस आधार पर आप डिटेन किए हैं बताइए भाई, नजरबंद या बंदी किस आधार पर, तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि हम इस आधार पर किए हैं और कितना दिन तक रख सकते हैं एक बार में। वो तो अलग बात है कि भाई कुछ समय बाद छोड़ दिया गया, और देखिए छोड़ते ही क्या गुल लोग खिला रहे हैं। जेल में थे तो थोड़ा शांति। और मैं एक दिन बताया भी था कि अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा जो विश्व में आपका प्रभाव होगा वो भारत में होगा, और कोई देश में नहीं। और आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं प्रभाव बहुत तेजी से ही 1-2 माह में ही दिखाई दे रहा है, और आतंकवादी घटनाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। और ये भारत के लिए आपका खतरे की भी घंटी है, और भारत को चौकस और चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं कई दिन बताया था कि सबसे ज्यादा खतरा किसका है? भारत पर। आगे चला जाए भाई, ये हमने बताया था। आगे बढ़ा जाए
आपका 25 जनवरी 1974 को कानून बनकर तैयार हो गया। अब लागू करना सरकार का कार्य था। लागू करने के लिए अब पहले प्रकाशन किया जाएगा, बताया गया। प्रकाशन के बाद ही उस कानून को लागू किया जाता है। तो प्रकाशन कहाँ किया जाता है? सरकारी गजट में, यानी कि आपका सरकारी गजट में। तो भारत सरकार का राजपत्र अलग है और उत्तर प्रदेश सरकार का राजपत्र अलग। तो पेपर होता है, उसी पेपर में क्या किया जाता है? छापा जाता है। अब आपका चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो सरकार अपने साइट पर क्या करती है? उसको अपलोड कर देती हैं। और जैसे ही आप गूगल से सर्च करेंगे, वह आ जाएगा और आप क्या करते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। यानी कि आप जो डाउनलोड करते हैं, जो सरकार ने अपलोड किया है, हूबहू आता है। ऊपर देखिएगा, भारत सरकार का आजाद राजपत्र इत्यादि बातें लिखी रहेंगी और कब आपका अपलोड हुआ सब लिखा रहेगा। अगला देखिए, इसमें आगे बढ़ा जाए। अब आता है लागू करना। तो सीआरपीसी कब से लागू की गई? तो जो सीआरपीसी की प्रवर्तन तिथि है, प्रारंभ की तिथि है, वह आपका है 1 अप्रैल, याद रखिए 1 अप्रैल 1974। यानी कि निर्माण की डेट थी 25 जनवरी 1974 और आरंभ की डेट 1 अप्रैल 1974। आपका अब सीआरपीसी कहाँ लागू है कहाँ नहीं है, वो तो अलग बताया जाएगा आपका। अब जो नई सीआरपीसी हैं आपका, उसमें कुल 37 चैप्टर हैं, यानी कि 37 अध्याय हैं। कुल धाराएं 484 हैं और तत्पश्चात जो शेड्यूल दिया गया है, अनुसूची दिया गया है, वह केवल 2 है। अब तुरंत पुरानी सीआरपीसी से एक कोरिलेशन भी कर लेना है कि पुरानी सीआरपीसी में कितने अध्याय हमने बताए थे? 46। कितने सेक्शन बताए थे? आपका 565। और कितने शेड्यूल बताए थे? तो आपका 5। और नई सीआरपीसी छोटी है, लेकिन छोटी होते हुए भी खोटी है। खोटी मतलब ये हुआ कि काफ़ी व्यापक प्रावधान पुरानी सीआरपीसी में संशोधन करके काफ़ी उदारता बरती गई है। तो क्या क्या उदारता है वो तो अलग बताया जाएगा। अब देखिए आपका जो सामान्य बात, एक तो निर्माण हो गया। अब दूसरा कुछ छोटी छोटी सामान्य बातें हैं, उसको भी आपका देख लिया जाए, तब पुरानी और नई सीआरपीसी में अंतर बताया जाए। अब छोटी छोटी बातें आपका दूसरा जो पढ़ना है, वह आपका आर्टिकल 21 से उठाना है। संविधान का अनुच्छेद 21 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण को, यानी कि जीवन को, और उसकी दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। लेकिन कैसे छीना जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। यानी कि कैसे? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, अर्थात कानून बनाकर विधायिका सक्षम है कि कानून बनाकर किसी व्यक्ति के जीवन को ही छीन ले या उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को। तो क्या अब ये समस्या आई कि क्या बिना कानून के भी छीना जा सकता है? नहीं। ये अफगानिस्तान नहीं कि जब चाहे तब गोली मार दीजिए। ये भारत है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, गोरखपुर का ही कांड ले लीजिए, पुलिस ने मनीष गुप्ता के जीवन को छीन लिया तो कितना हंगामा मचा। और पुलिस वाले भी कानून से बंधे हैं, वो कानून के ऊपर नहीं है। तो अब तो गिरफ्तार हो गए हैं। जब इनाम बढ़ने लगा तो भाई हुआ कि आपका गिरफ्तारी ही अच्छी है। तो 5 पुलिस वाले अरेस्ट हो गए हैं, एक अभी बचा है, वो भी 1-2 दिन में आपका गिरफ्तारी हो जाएगा।
क्योंकि सरकार की तो बदनामी है कि आप ही की पुलिस और भगी फिर रही है। तो पुलिस वाले का भी मकान उकान नहीं टूटा और गाड़ी पलटी नहीं, यानी कि गाड़ी कब पलट जाए यूपी सरकार की, यूपी सरकार नहीं, यूपी सरकार की पुलिस की गाड़ी कब पंचर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आगे देखा जाए आपका भाई, तत्पश्चात आपको आर्टिकल 21 से इसलिए जोड़ना है, सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21 से इसलिए जोड़ना है कि आर्टिकल 21 बताता है कि किसी के जीवन को या उसकी प्राण को, यानी कि आप माने उसके शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। सम्यक प्रक्रिया न मार दीजिएगा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? तो कानून बनाकर। तो कानून कौन बनाएगी भाई? संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल। अब ये आया कि क्या कानून मनमाना होना चाहिए? तो आपका जवाब रहेगा कानून न तो मनमाना हो, न प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता हो, आपका न्याय की हत्या करने वाला न हो। अगर मनमाना है तो आपका एक केस याद रखना है, और वह केस है मेनका गांधी। मेनका गांधी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बता दिया कि जिस कानून द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जाए, वह कानून प्राकृतिक न्याय का पालन करे, मनमाना न हो, साम्यपूर्ण हो, और आपका कह सकते हैं कि अन्यायपूर्ण न हो। अगर है तो हम उस कानून को क्या कर देंगे? अवैध। मनमानापन नहीं चलेगा। अब आइए सीआरपीसी और आर्टिकल 21 को हमें कोरिलेट करना है। सीआरपीसी मुख्य रूप से वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताती हैं जिस प्रक्रिया से किसी व्यक्ति के प्राण को भी छीना जा सकता है और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को भी। फिर एक बार याद रखें, यानी कि जो आर्टिकल 21 में हमारा फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाने के लिए सीआरपीसी बनाई गई है। और सीआरपीसी ये बता देती हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसमें दी गई है? सीआरपीसी। सीआरपीसी वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। प्राण यानी कि फांसी की सजा दी जा सकती है, और शारीरिक स्वतंत्रता मतलब कारावास। तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलेगी? मुख्य रूप से फांसी की सजा भी, कारावास भी सीआरपीसी में। अब इसी में आपका केस आता है। जो ये हमने बातें आपको बताई, ये अपने मन से नहीं बताया हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आपका केस है। और केस देखिए, इकबाल इस्माइल सोडवाल। देखिए भाई, आपका इकबाल इस्माइल सोडवाल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने सीआरपीसी क्यों बनाई गई है इस बात को बताया, और बता दिया कि सीआरपीसी आपका क्यों बनाई गई। तो जो सनक का शासन है, मनमानेपन का शासन है, और जो रूल ऑफ लॉ है, उसके बीच बहुत बड़े अंतर को बताती हैं सीआरपीसी। और सीआरपीसी ये बता देती है कि सनक से काम नहीं चलेगा भारत में। अब ये नहीं कि कोई सन का पुलिस जैसे और लाठी से मारकर बट से जान ले लिया, तो ये भारत में नहीं चलेगा। जो भी आप कार्य करिए, रूल ऑफ लॉ के अनुसार करिए, विधि के अनुसार करिए। इसका मतलब ये हुआ
कि सनक के शासन या मनमानेपन पर सीआरपीसी प्रतिबंध लगाती है और किसको प्रश्रय देती हैं, रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को। यानी कि बात ना करिए भाई, भाई पढ़ाते समय भाई पीछे फोन से बात ना करिए, देख एकदम पीछे बोलिए, बात ना किया करिए भाई, बात करना हो तो बाहर निकल जा करिए, इधर किनारे बैठा करिए भाई। नहीं अर्जेंट फोन आए तो भाई देखिए, अब फालतू फोन आ रहे हैं तो ना रिसीव करिए। अब अर्जेंट आ गया घर से वो अलग बात है, आप बाहर निकल कर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक डिस्टरबेंस होता है, जो फ्लो बनता है पढ़ाते समय वो टूट जाता है, फिर बनाने में कम से कम 5 मिनट लग जाता है। तो फिर देखिए भाई आपका ये सनक का शासन और रूल ऑफ लॉ के शासन में अंतर के लिए ही सीआरपीसी बनी है। सनक का शासन भारत में नहीं चलेगा। सनक का शासन मैंने जहाँ जो पाए मार दे, मनमाने तरीके से कार्य करे, जैसे तालिबान वाले हैं, जहाँ देखे वहीं औरतों को मारे, जहाँ चाहे वहीं गोली चलाएं, ये भारत में नहीं चलेगा। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, अब अगला पढ़ना नियम, यदि कोई व्यक्ति मनमाना कार्य करता है, सनकवश कार्य करता है, तो उस सनक पर कंट्रोल करने के लिए हमारा उच्च न्यायालय बैठा है, और उच्च न्यायालय सनक पर आपका कंट्रोल करता है। और किस धारा के तहत सीआरपीसी के करता है, 482। अब यहाँ समझिए, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई पुलिस प्राधिकारी सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उच्च न्यायालय में ये इनहेरेंट पावर समाहित है कि वह उसको रोक सके, सुधार कर सके या उसके कार्य को रद्द कर सके। ये किस धारा में है, 482। यानी कि आप सनक पर न जाइए, रूल ऑफ लॉ का पालन करिए, और अगर आप मनमाना करते हैं तो आपके मनमाने पर रोक लगाई जा सकती है। और किस धारा के तहत, 482। और कौन लगा सकता है, हाई कोर्ट। इसके अलावा भी हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ या अन्य अधिकार के लिए एक और बना है अनुच्छेद, कौन सा, 226 भी। यानी कि आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर हो गया, आप चार्जशीट दायर हो गई, एफआईआर लगा, जो भी हो, या मजिस्ट्रेट ने मनमाना आदेश दे दिया, बिना किसी विधि के ही क्या किया, बंद बना लिया, पुलिस 4 दिन से बंदी बनाई है और कागज में दर्शा ही नहीं रही है, तो मनमाना नहीं, हाई कोर्ट ऐसे मामलों में उचित आदेश दे सकता है, और आदेश देकर मनमानेपन पर क्या लगा सकता है, रोक। यानी कि 482 काफी महत्वपूर्ण है और आगे डिटेल में बताई जाएगी। अगला नियम देखिए, तो आर्टिकल 21 से जोड़कर पढ़ाया गया और एक केस भी बताया गया। अब सीआरपीसी के तहत होगा क्या, और आईपीसी तथा सीआरपीसी में क्या रिलेशन है, ये हमें देखना है। अब इस रिलेशन को थोड़ा समझिए, और आईपीसी और सीआरपीसी एक साथ पढ़ना भी चाहिए, चल भी रही है। तो आइए पहले हम आईपीसी देखते हैं भाई, कि आईपीसी क्या काम करती है, सीआरपीसी, और तब सीआरपीसी को आगे, अभी सामान्य बातें चल रही हैं। देखिए भाई, आपका इधर हम आईपीसी लिखते हैं और इधर आपका सीआरपीसी। देखिए आईपीसी या इंडियन पेनल कोड में क्या दिया गया है। इंडियन पेनल कोड में मुख्य रूप से ऑफेंस या अपराध की परिभाषा दी गई है। तो कम से कम एक परिभाषा बनाया जाए, उदाहरण के लिए 300 मर्डर, यानी कि आपका हत्या, यानी कि परिभाषा दी गई है, और ये बताया गया है
कि अगर कोई व्यक्ति उस अपराध को करता है तो उसके लिए कितनी सजा उसे मिलेगी। तो मर्डर की परिभाषा 300 में, और इसके लिए सजा किस में दी गई है आईपीसी के 302 में। यानी कि आईपीसी अपराध की परिभाषा और उसके लिए क्या सजा मिल सकती है केवल ये बताती हैं। अब सजा कैसे दी जाएगी या सजा देने का ढंग क्या होगा या सजा किस प्रक्रिया द्वारा दी जाएगी, ये आईपीसी नहीं बताएगी। यानी कि आपका कुल मिलाकर आईपीसी केवल ये बताएगी कि ऑफेंस हुआ कि नहीं, यानी कि परिभाषा अपराध की, और अगर कोई अपराध किया है तो उसके लिए कितनी सजा उसे मिल सकती है। अब सजा कैसे दी जाएगी, यानी कि वह जो मेथड होगा, प्रक्रिया होगा, प्रोसीजर होगा, वह आईपीसी नहीं बताएगी। तो वह कौन बताएगी? सीआरपीसी। कौन बताएगी? अर्थात सीआरपीसी वह ढंग बताती है जिस ढंग से किसी अभियुक्त को क्या दिया जा सकता है? दंड। अब आपका ये पूछा जाता है कि सीआरपीसी आपका आईपीसी के लिए शुद्ध रूप से बनी है, यानी कि आप कैसे कहेंगे कि आईपीसी में जो अपराध दिए गए हैं उनके बारे में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह सीआरपीसी के तहत दी गई ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सीआरपीसी की धारा 4 को बताइएगा आप। ये यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उन अपराधों के बारे में जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वह सीआरपीसी वाला अपनाया जाएगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सीआरपीसी की कौन सी धारा बता रही है? 4। एक धारा और आगे डिटेल में हम पढ़ाएंगे, लेकिन भूमिका में दिमाग में बैठा रही है कि सीआरपीसी की धारा 4 ये बता देती है कि आईपीसी में जितने अपराध हैं उनके लिए जो जांच होगी, विचारण होगा या आपका अन्वेषण होगा या अन्य जो भी कार्यवाही होगी वह सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगी। ये आपका समाज में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी। और जो मुन्ना भाई एलएलबी ज़्यादा रहते हैं वह ज़रूर आपसे पूछ लेंगे, यानी कि बताइए सीआरपीसी आईपीसी के लिए ही बनी है, ये कहाँ बताया गया है? तो आपका मुन्ना भाई एलएलबीओं को जवाब दीजिएगा कौन सी धारा? 4। और असली एलएलबी वाले तो जल्दी पूछेंगे नहीं। वैसे भी कोई जान जाएगा कि मनोज सर के यहाँ पढ़ते हैं तो ज़रूर 2-4 क्वेश्चन टीचर भी पूछ लेंगे। और आपका कह सकते हैं कि आम आदमी भी। एक टीचर थे, नाम नहीं लिया जाता, एक लड़की गई आपका कुछ पूछने उनसे, तो पूछे कि कहाँ पढ़ती हैं, तो बताई कि मनोज सर की हैं। तो लगे 56 क्वेश्चन पूछे थे और 56 लड़की बता कर आई और उनको डांट उठ कर आई कि आप, और अपने पिता को फ़ोन नंबर दी, पिता भी हड़काए टीचर को और कही कि आपसे अच्छा तो मनोज सर हैं, कभी किसी से नहीं पूछते कहाँ से पढ़ कर आए हो, किस विश्वविद्यालय से पढ़ कर आए हो और किस कोचिंग से। भाई क्या मतलब, लड़का आया है लड़की आई है पढ़ेगा, हमें क्या मतलब कि दिल्ली से पढ़ कर आया है कि दौलताबाद से। भाई आपका जहानाबाद से पढ़कर आया हो या आपका बक्सर में भी विश्वविद्यालय है, सुअरों का विश्वविद्यालय, एलएलबी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं, आपका सुअर घूमते हुए मिलेंगे। कभी किस जो बक्सर से कुछ लोग किए हैं पूछ लीजिएगा तो परीक्षा उरीक्षा देने नहीं जाते, सुअर परीक्षा दे देते हैं और वो क्या हो जाते हैं? पास, यानी कि पप्पू पास हो गया। तो भाई ऐसे लोगों के लिए भी सतर्क रहना है। तो आप ये नहीं कि पीछे हट जाइए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक क्वेश्चन पूछे तो 4 बताइए ताकि उसका मुंह क्या हो जाए?
बंद। तो आगे चला जाए, यानी कि ये हमने बताया कि सीआरपीसी और आईपीसी का रिलेशन। अब अगला नियम देखा जाए कि आखिर सीआरपीसी में होता क्या है। यानी कि एक शॉर्टकट में आपके दिमाग में ये हमें बैठाना है कि सीआरपीसी में यही बात हमें पढ़नी है। तो देखिए सीआरपीसी में होता क्या है। तो बहुत लंबा तो नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में ही आपका, ताकि नए लोगों को भी कुछ समझ में आया। देखिए कोई ऑफेंस होगा, अपराध होगा। अब एक क्रम से हम चलते हैं। अब इस अपराध के बारे में आपका कार्यवाही शुरू की जाएगी। या तो एफआईआर होगा, या एनसीआर होगा, या परिवाद होगा, यानी कि कंप्लेंट किया जाएगा। फिर आपका इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, धारावाहिक अभी न पढ़िए, संज्ञान लेंगे। फिर आपका कमिटल करेंगे, उपार्पण करेंगे, सुपुर्द उपार्पण करेंगे। उपार्पण के बाद आपका आरोप का निर्माण होगा। आरोप के बाद आपका विचारण चलेगा, ट्रायल चलेगा, विचारित किया जाएगा। विचारण के बाद आपका फैसला आएगा। फैसले की आप क्या कर सकते हैं, आगे चल के अपील करेंगे। और अपील आपका कहाँ तक जा सकती है, उच्चतम न्यायालय। और जब उच्चतम न्यायालय के बाद अनुच्छेद 72 और 161 भी हमें देखना है, यानी कि राष्ट्रपति के यहाँ क्या लगाएंगे, गुहार पार्डन की, क्षमादान की। और राज्यपाल के यहाँ लगा सकते हैं। जब सब कुछ थक हार गया तो उसके बाद आपका फांसी पर, अगर मृत्युदंड है तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो एक कोई उदाहरण लेकर चला जाए और एक बिना धारा के समझिए, आपका धारावाहिक नहीं, धारावाहिक आगे बताया जाएगा। क्योंकि एक ही बार हम सैकड़ों धारा बता देंगे तो नए खिलाड़ी कल से आएंगे ही नहीं। इससे अच्छा है कि भाई मॉडल चेंज किया जाए। पुराने लोगों के लिए तो भाई सोने पर सुहागा होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो 100 धारा एक दिन में ही रटवा दिया जाएगा। लेकिन नए लोगों के बस की बात नहीं, तो दोनों को हमें बैलेंस ही बनाकर चलना है। तो एकदम देखिए आपका होता क्या है। कोई ऑफेंस कराइए, तो एक कोई अपराध कराइए और उसमें आपका मृत्यु दंड दिलवाइए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा। तो वहीं आपका कोई अपराध कराया जाए, तो मान लीजिए कि हत्या का अपराध कराया जाए, सबसे अच्छा रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा मामला। देखिए भाई आपका कोई अपराध कराइए तो सबसे पहले दिमाग में बैठाना है कि ऑफेंस होता क्या है। तो अपराध की परिभाषा आपका सीआरपीसी में 2N में दी गई है। और आईपीसी की धारा 40 में 40 में अपराध को क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो आईपीसी की कौन सी धारा, 40, और सीआरपीसी की 2N। तो कोई अपराध कराइए तो आईपीसी के तहत हम कौन सा अपराध कराने जा रहे हैं, मर्डर का, यानी कि आपका कह सकते हैं कि धारा 300 का। अब इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वह 302 में है। तो आपका जब एफआईआर, अब आइए, अपराध हो गया। अब अपराध के बाद ये अपराध हुआ और उसके लिए सजा कितनी मिलेगी, ये आईपीसी बताएगी। और आईपीसी इतना बता के शांत हो जाएगी। अब अभियुक्त को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा कैसे कायम होगा। तो शुरुआती दौर से चला जाए, मान लीजिए ए ने यह अपराध किया था, तो अब ए के खिलाफ सीआरपीसी के तहत कितने प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है, 3। एक आपका ये है कि इस अपराध में एफआईआर दर्ज करा दिया जाए।
तो एफआईआर थाने में दर्ज कराया जाता है तो किस धारा के तहत? 154। दूसरा उपाय यह है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट या इस्तिगासा या परिवाद किया जाए। क्या किया जाए? परिवाद। और तीसरा उपाय है कि मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो सुमोटो से स्वयं के ज्ञान पर, अपनी जानकारी पर उस अपराध का काग्निजेंस ले सकता है, अवगत हो सकता है, संज्ञान ले सकता है। तीन तरीके हैं। तीसरा तरीका कम यूज मजिस्ट्रेट करता है। आगे बढ़ा जाए इसमें। अगर एफआईआर हुई है तो पुलिस या सीबीआई अन्वेषण करेगी, साक्ष्य एकत्र करेगी, बयान लेगी और बयान ले के सब कुछ भेज देगी 173 2 के तहत मजिस्ट्रेट के पास। यानी कि अगर एफआईआर हुई है तो पुलिस विवेचना या तफ्तीश की है और तफ्तीश करके एविडेंस को कलेक्ट की है और कलेक्ट करके किसके समक्ष भेज दी है? मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब मजिस्ट्रेट के पास चला गया पूरा रिपोर्ट, पूरी फाइल। परिवाद अगर किया गया है तो मजिस्ट्रेट स्वयं साक्ष्य लेगा और स्वयं विचार करेगा और स्वयं के ज्ञान पर लिया है संज्ञान, तब भी उसे स्वयं कार्रवाई करनी है। तो चाहे एफआईआर हुआ हो या परिवाद पर अवगत हुआ हो या किस पर, संज्ञान पर, आपका यानी कि 3 तरीके से कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन 2 तरीका इसमें मुख्य है। पहला तरीका है आपका पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना और दूसरा तरीका है मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद। याद रखें। तो किसी अपराध के बारे में कार्यवाही आगे बढ़ाने के कितने मुख्य तरीके हो गए? 2। क्या करेंगे? या तो सूचना किसको देंगे? थाने के भार साधक अधिकारी, थाना प्रभारी को, या मजिस्ट्रेट के पास जाकर क्या किया जाएगा? कंप्लेंट। वो डिटेल में बताया जाएगा, अभी नहीं भाई, अभी तो एक शॉर्टकट में। अब पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका 3 वर्ष की कारावास का दंड दे सकता है। और पुलिस ने जो पुलिस रिपोर्ट भेजी है, चार्जशीट भेजी है, वह 302 का मामला है और उसमें अधिकतम दंड कितना है? मृत्यु दंड। तो बताइए ये 3 साल दे सकते हैं और उसमें सजा क्या है? या तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। तो मजिस्ट्रेट साहब अपने यहाँ से जो मामला है वह कमिट करेंगे, सुपुर्द करेंगे, उपार्पण करेंगे और किसको करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन को। किसको? क्योंकि सत्र न्यायालय को कोई भी दंड देने का क्या है? पावर। तो मामला कहाँ आ गया अब? सत्र न्यायालय में। क्योंकि मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसे शक्ति नहीं थी तो किसको भेज दिया? सत्र न्यायालय को। अब सत्र न्यायालय विचारण करेगा, ट्रायल करेगा, विचारित करेगा। यानी कि विचारण का मतलब ये हुआ कि सत्र न्यायालय इस दृष्टि से अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस लेना प्रारंभ कर देगा कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं किया। इसके लिए आपका सबसे पहले चार्ज फ्रेम किया जाता है न्यायालय द्वारा, आरोप या इल्जाम लगाया जाता है। अब हमारे द्वारा नहीं, किसके द्वारा? आपका न्यायालय द्वारा। क्या लगाया जाता है? आरोप। तो आरोप का निर्माण कौन करता है? न्यायालय।
और चार्जशीट या आरोप पत्र अगर पूछे तो न्यायालय नहीं, ये पुलिस भेजती है। लेकिन उसी आधार पर लगभग आपका चार्ज फ्रेम कौन करता है, आरोप का विरचन कहिए, आरोप का निर्माण कहिए, कौन करता है, तो न्यायालय। और जिस आरोप के निर्माण से ही एक ट्रायल शुरू होता है, यानी कि क्या प्रारंभ होता है, विचार माने विचारित किया जाता है कहाँ से, तो आरोप का निर्माण एक लगा दिया जाए भाई। देखिए कुछ उदाहरण लिया जाए आपका आसाराम पर ही लिया जाए भाई, भक्त नाराज न हो, क्योंकि कोई तो उदाहरण लेना ही पड़ेगा, भले गला खराब हो लेकिन उदाहरण में कमी ना आए। तो देखिए आसाराम पर ही उदाहरण दिया जाए भाई, भक्त नाराज ना हो जो भाई, क्योंकि कई आपका अंधभक्त होते हैं। आसाराम को जानती है ना? हाँ चलिए भाई। हाँ भाई, न हो सकता है कि कोई न जानता हो, न जानता हो तो भाई पूछ लीजिए। ये मैं फिर बता दूं, न जानता हो तो अगर शर्मा रहे हो तो फोन है, रात को में फोन करके पूछ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भाई हो सकता है नए लोगों को न पता हो। देखिए अब आसाराम करते क्या थे, आरोप लगाया जाए भाई, इनको जजमान बुलाते थे और बुलाकर आपका पूजा पाठ करवाते थे, फिर आपका ये श्लोक वाचे हिंदी में समझाया, फिर आपका जजमान से पूछते थे कि पाठ समझ में आ गया, तो अगर जजमान बोल दिया कि आ गया तो शंख बजा देते थे और शंख बजाकर दक्षिणा लेकर चले जाते थे, यही तो करते थे। अब फूल वूल भी फेंक देते थे वो अलग बात है, उसी में आपका शंख बजाते बजाते नागिन और मोरनी डांस शुरू कर देते थे। बहुत अच्छा डांस करते थे। क्या सपना चौधरी क्या उनके आगे डांस करेगी? यानी कि सपना चौधरी भी उनके आगे क्या है? एक बार जाकर थोड़ा आसाराम का डांस यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा भाई। वो 100 कहानी 200 कहानी आती है। आगे देखिए, अब चूंकि आसाराम आपका किसके चंगुल में आए, न्यायालय के, तो न्यायालय देखिए क्या करेगा। एक तो न्यायालय लिखित रूप में जो कुकर्म आसाराम ने किया था लिखित रूप में लिख लेगा न्यायालय, उसके बाद आसाराम को पढ़कर एक बार सुनाया जाएगा, यानी कि उनका कुकर्म उन्हीं को सुनाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि क्या आप ये कुकर्म किए हैं कि नहीं, तो कौन स्वीकार ही करता है जल्दी भाई, कौन स्वीकार करता है? तो आसाराम कहे कि हम किए हैं, तब तो भाई वही शंख न्यायालय बजा देगा और सजा दे देता। लेकिन कहे कि हम नहीं किए हैं, तब आपका सरकारी वकील से कहा जाएगा कि आप साक्ष्य लाइए और आसाराम ने ही कुकर्म किया है, इस बात को क्या करिए, साबित। तो आसाराम बीमारी का बचाव लिए, आपका तमाम बचाव लिए, एक बचाव और लिए छूटने का कि मैं तो नपुंसक हूँ, मैं कहाँ ये कार्य कर सकता हूँ, छूटने का प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स में जांच कराई जाए, और आसाराम पहुंच गए तो नपुंसक नहीं निकले। अगर नपुंसक होते तो हो सकता है जमानत मिल जाती, चांस था। लेकिन अब आपका एम्स में, वहाँ का धांधली जल्दी हो सकती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आरोप का मतलब ये हुआ कि अभियुक्त ने जो काला कारनामा किया है, एकदम आसान भाषा में भी चल रहा है, लीगल भाषा में कल से चलेगा, आसान भाषा में दिमाग में बैठाइए कि यही हमें पढ़ना पूरी सीआरपीसी, और आज पूरी सीआरपीसी समाप्त एक दिन में। और एक दिन में पढ़ाना रहता है तो इसी को सेक्शन वाइज जोड़ दीजिए, और क्या। हम बिना सेक्शन के बता रहे हैं, आप किस में पढ़ लेंगे, सेक्शन में आगे बढ़ा जाए। अब इल्जाम लगाया न्यायालय ने, पूछा, अभियुक्त इनकार किया तो अभियोजन का साक्ष्य लिया गया, अभियुक्त अपना बचाव लिया, दोनों तरफ से बहसबाजी हुई, अंत में फैसला आया, और फैसला न्यायालय ने सुनाया मृत्यु दंड। तो निर्णय आ गया किसका, दोष सिद्धि का, एक्विटल का, यानी कि आपका दोष सिद्धि का, अर्थात न्यायालय ने मान लिया कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया।
फिर आपका मृत्युदंड दिया गया, फिर उसकी अपील आपने हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट भी मृत्युदंड को क्या रखा, बरकरार। फिर आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचा दीजिए भाई मामला, मैंने ज्यादा लंबा ना खींच के डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट। अब इसको लंबा खींचना मतलब ये सब पढ़ते समय लगेगा, हम भले 1 मिनट में कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील किया, क्रिमिनल मामले में अपील आपका अनुच्छेद 134 के तहत होती है, और 134 में अगर मामला नहीं आता तो अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर क्या की जा सकती है, अपील। तो 134 में है, मृत्युदंड है तो भाई 134 है, कोई दिक्कत नहीं, 136 का सहारा क्यों लिया जाए। 134 के तहत कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट में भी फिर बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला सुनाया और मृत्युदंड को क्या रखा, बरकरार। फिर आपका अनुच्छेद 137 से आ जाना है, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय से मांग कर सकते हैं कि हजूर आपने एक बार निर्णय सुनाया, दोबारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए और उसी मामले में चौथी बार निर्णय सुनाइए, दूसरी बार। तो ये किस अनुच्छेद में है, 137, तो चौथी बार निर्णय आ गया, दूसरी। फिर दूसरी बार भी निर्णय में मृत्युदंड को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर एक केस आया, अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा, याद रखिएगा आगे बताया जाएगा कौन सा, अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा का केस आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर मेरे निर्णय से घोर अन्याय हो, यानी कि जस्टिस की हत्या हो, तो मैं अपने निर्णय पर चौथी बार विचार कर सकूंगा, तीसरी बार, और तीसरी बार फैसला उसी मामले में सुना सकता हूँ। इसी को कहा जाता है क्यूरेटिव पिटीशन। जो तीसरी बार फैसला न्यायालय सुनाता है सुप्रीम कोर्ट, उसका एक लीगल नाम है उपचारात्मक याचिका, सुधारात्मक याचिका, दोषहारी याचिका, बिहार जाएंगे तो निरोगकारी याचिका दे देगा। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, क्यूरेटिव पिटीशन या रिफॉर्मेटिव पिटीशन। खूब एक क्वेश्चन आता है, बताया जाएगा। अब ये अनुच्छेद 142 में भाई चौथी बार निर्णय सुनाना इनहेरेंट पावर के तहत। जब सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भी मृत्युदंड को बरकरार रखा, तब अभी भी अभियुक्त के पास अभी उपाय है कि राज्यपाल के यहाँ चला जाए आर्टिकल 161 के तहत, या भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाए, किस अनुच्छेद के तहत, क्षमादान के लिए, तो राष्ट्रपति के पास ही पहुंचाया जाए ताकि जल्दी निपटा दिया जाए भाई। तो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया अपराधी कि हमें क्षमादान दिया जाए, राष्ट्रपति के पास लटका रहता है मामला, तो राष्ट्रपति ने क्षमादान देने से इनकार कर दिया। क्या किया राष्ट्रपति ने, तो अब तो भाई फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे ही राष्ट्रपति ने शाम को इनकार किया, तो तुरंत आपका अभियुक्त का वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है और राष्ट्रपति के आदेश को ही चुनौती दे रहा है कि राष्ट्रपति ने मनमाना कार्य किया, क्योंकि सुधाकर इपुरू का केस आ चुका है कि राष्ट्रपति के आदेश को चैलेंज किया जा सकता है कि मनमाना है, बिना आधार के किए हैं। तो अब वकील साहब क्या करते हैं कि अगर उसी दिन फांसी होनी है, तो तुरंत उसी समय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सूचित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 या 3 बजे बैठता है और रात में सुनवाई करता है। 4 बजे क्या होता है, याचिका खारिज, और 5 बजे क्या लटका दिया जाता है, फांसी पर। निर्भया कांड में भी यही हुआ, याकूब के भी मामले में हुआ। यानी कि वर्तमान में हमारा उच्चतम न्यायालय रात में बैठकर न्याय कर रहा है।
और ये इतिहास गवाह है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ये मानता है कि अभियुक्त को मरने के पहले तक, अंतिम समय तक बचाव का क्या है, हकदार। और अगर कोई नया साक्ष्य है या कोई बात है तो आइए हम सुनेंगे, आपको इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति फांसी पर लटका दिया जाएगा तो वापस उसका जीवन नहीं लाया जा सकता। यानी कि ये क्षति आपका आपका कह सकते हैं कि इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अब आइए फांसी पर लास्ट में लटकवाइए। हाँ, मैंने राष्ट्रपति ने भी इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति के फैसले को सही मान लिया। अब आपका फांसी के डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने, जो सबसे पहले सजा दिया था। और डेट मुकर्रर है, आपका समय भी मुकर्रर है कि 5 बजे सुबह सुबह क्या दी जाए, फांसी। सब कुछ तैयारियां डेमो वेमो पहले से 3-4 दिन से चलता रहता है। जल्लाद 2 दिन पहले बुला लिया जाता है, सबका मजिस्ट्रेट रहते हैं, सब लोग रहते हैं, जेलर इत्यादि। आपका 5 बजा तो आपका ओके, रुमाल हिलाई गई, कपड़ा उपड़ा लगा रहता है, अभी बताया जाएगा कि कपड़ा से ढका रहता है मुंह। आपका जल्लाद आकर रस्सी डाला, और जैसे ही आपका जेलर साहब ने बोलना नहीं है वहाँ, रुमाल नीचे किया, तो हंडिल क्या करिए, खींचिए, और उसके बाद से आपका क्या करिए, चला गया नीचे, और 15-20 मिनट लटका रहा, फिर मर गया, फिर नीचे जाइए देखिए मरा है कि नहीं। तो एक लोग कह रहे थे कि नहीं मरा रहेगा तब क्या, तो दोबारा लटका दीजिए, तिबारा लटका दिए, कौन देखने जा रहा है भाई। अब तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। तो कई लोग इस पर कई कहानी भी, हाँ देखिए जल्लाद बचेगा भाई, जो न्यायाधीश मृत्यु दंड दिया है वो 77 आईपीसी में बचेगा, और जल्लाद किस में बचेगा, 78। जल्लाद को सजा नहीं। अब एक लास्ट में आपका यही सीआरपीसी में पढ़ना है, जान लीजिए। इसी को सेक्शन वाइज थोड़ा हम क्या करेंगे, व्यापक। अब आपका एक लाइन ये है कि आपका मैंने कहावत कही जाती है कि भाई ये लिखा गया था कि गर्दन में फांसी लगाकर, मैंने रस्सी लगाकर फांसी पर लटकाया जाएगा। तो एक वकील साहब थे वहाँ, अभी अपराधी के गर्दन में रस्सी लगी, तो कहे कि भाई रस्सी लग गई, न्यायालय का आदेश पूरा हो गया, अब रस्सी निकाल दी जाए। तो हुआ कि क्यों, तो वकील साहब ने कहा कि कहाँ ये लिखा है कि तब तक लटकाया जाए जब तक कि क्या न हो जाए, मृत। तो स्पष्ट ये लिखा है आपका 2 जगहों पर, और धारा 354 और जो डेथ वारंट रहता है उसमें भी लिखा जाता है। यानी कि द्वितीय अनुसूची का फॉर्म नंबर 42, यानी कि एक धारा 354 पढ़ लीजिएगा। और मृत माने फांसी पर लटकाना, तब तक लटकाया जाएगा जब तक क्या न हो जाए, मृत। इस प्रकार आपका सीआरपीसी की जो भूमिका थी, प्रयास किया गया बिना धारा के, आपका समाप्त हो गई। अब कल आपका और आगे बढ़ेगा, एक भूमिका जो रहती है, आज हमने हल्का सा स्पीड बढ़ाकर समाप्त किया। क्या अभी बता देंगे, आईपीसी शुरू होगा। अभी आपका आईपीसी 15 मिनट बाद चलेगी भाई, आपका वहीं राबरी चल रहा था, इसके बाद डकैती चलेगी। अभी आपका 15 मिनट बाद चलेगा।